Hello बच्चों, this is OP Gupta, your math mentor on this beautiful channel of yours, Mathematica by OP Gupta। तो आज के MCQ लेक्चर सीरीज में हम क्लास 12th के लिए कौन सा टॉपिक लेने वाले हैं बच्चों? चलिए मैं आपको दिखाता हूं। So today we are going to take the topic relation and function। इस टॉपिक के ऊपर बेस्ड MCQs हम सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं बेटा क्वेश्चन 1 से। तो यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला हुआ है? We have been given a relation defined on the set given by 1, 2, 3 और रिलेशन की वैल्यू ये रही। हमें इस रिलेशन को एनालाइज करना है एज पर द गिवन ऑप्शंस। ठीक है, तो ऑप्शन ए में बोला हुआ है सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। देखिए, रिफ्लेक्सिव होने के लिए आपके रिलेशन में सेट के सभी एलिमेंट्स का पेयर उसी के साथ में होना चाहिए। मतलब 1, 1 होना चाहिए, 2, 2 होना चाहिए और 3, 3 वाला पेयर भी होना चाहिए। तो यहां पर 2, 2 वाला पेयर तो है, 1, 1 वाला पेयर भी है, लेकिन 3, 3 वाला पेयर रिलेशन में नहीं है। इसका मतलब ये वाली बात तो मुझे सही लग रही है, बट नॉट रिफ्लेक्सिव। यहां पर भी आपको बोला हुआ है नीदर रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब क्योंकि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है ही नहीं, तो ऑप्शन डी वैसे ही गलत हो गया। ठीक है बच्चों। अच्छा, एक बात ये, दूसरी बात, अब ये सिमेट्रिक है या नहीं देखते हैं। यहां पर एक पेयर है 1, 2, तो हमें 2, 1 वाला पेयर भी चाहिए। बिल्कुल प्रेजेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। 1, 2 है और 2, 1 भी है। ठीक है बच्चों, कहने का मतलब ये सिमेट्रिक तो है। अब ये ट्रांजिटिव है या नहीं ये भी चेक कर लो। तो यहां पर 1, 2 है, 2, 1 है, तो 1, 1 भी है, फिर 2, 1 एंड 1, 2 है, तो 2, 2 भी है। कहने का मतलब ये जो रिलेशन है ना, ये सिमेट्रिक है एंड ट्रांजिटिव है, लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं है। यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। ध्यान से देखिए, मेरी बात समझे या नहीं? ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को लेते हैं। क्वेश्चन 2 में क्या बोला हुआ है? क्वेश्चन 2 में हमें एक फंक्शन डिफाइन करके दे रखा है, fx इक्वल टू cos x। डेफिनेशन है रियल नंबर से लेकर इस वाले सेट के ऊपर। आपको यहां पर 1, 1 एंड ऑन 2 के लिए चेक करना है ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। तो ये फंक्शन इस डोमेन में 1, 1 तो बिल्कुल नहीं होगा। इन दिस डोमेन cos x फंक्शन इज बेसिकली मैनी वन फंक्शन। समझे? तो ये 1, 1 बोल रखा है। ऑप्शन ए वाला यहां पर गया, ऑप्शन सी वाला भी गया क्योंकि यहां पर भी 1, 1 बोल रखा है। ठीक है, ऑप्शन बी में बोला हुआ है नॉट 1, 1 बट ऑन 2। ऑप्शन डी में बोला हुआ है नीदर 1, 1 नॉर ऑन 2। देखिए, इस फंक्शन का रेंज क्या है? इस फंक्शन का रेंज है -1, 1 और यही इसका कोडोमेन है। दैट मीन्स ये फंक्शन आपका ऑन टू फंक्शन तो होगा। समझे? यानी क्वेश्चन 2 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। राइट, आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन 3 में क्या है? स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन 3 में देयर इज ए रिलेशन विच इज डिफाइंड इन द सेट ए। अब ये किस टाइप का रिलेशन होगा? इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। जैसा कि मैं क्वेश्चन 1 के एक्सप्लेनेशन में बता रहा था कि जो भी आपका सेट गिवन होता है उसके जितने भी एलिमेंट्स होते हैं तो हर एलिमेंट अपने साथ एसोसिएट जरूर होता है। ठीक है, अब ये किसकी डेफिनेशन थी? रिफ्लेक्सिव रिलेशन की डेफिनेशन थी। तो कहने का मतलब यहां पर रिफ्लेक्सिव हमें फिल करना होगा, यानी इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वैसे एक बात बताओ बच्चों, अगर आपके डेफिनेशन में इटसेल्फ यहां पर जो लिखा हुआ है, इसके बाद मैं इस वर्ड को लगा दूं इटसेल्फ ओनली, ऐसे कर दूं, तो फिर यहां पर कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? ठीक है, मुझे कमेंट करके बताना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यहीं पर आपको दिख रहा होगा बच्चों। अगेन इट इज बेस्ड ऑन द डेफिनेशन। पढ़िए ध्यान से और मुझे जवाब दो। अ रिलेशन आर डिफाइंड ऑन सेट ए इज कॉल्ड, किस टाइप का रिलेशन होगा? अगर ये पेयर रिलेशन में है, ये पेयर भी रिलेशन में है, एंड दैट इंप्लाइज A1, A3 वाला पेयर भी रिलेशन में है फॉर द एलिमेंट्स A1, A2 एंड A3 बिलोंगिंग टू सेट ए। ये डेफिनेशन ट्रांजिटिविटी की है। समझे? यानी आपका रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन है यहां पर। दैट मीन्स ऑप्शन बी को चेक करिए, ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 5 हियर। ये क्वेश्चन भी डेफिनेशन के ऊपर ही बेस्ड है। एक रिलेशन आर सेट ए के ऊपर डिफाइंड है जिसमें आपको ये वाला ऑर्डर्ड पेयर दिया हुआ है
तो ये वाला पेयर भी आपके रिलेशन में होगा, जैसा कि आप पढ़ पा रहे होंगे। A1, A2 belonging to the relation R implies A2, A1 belonging to the relation R for all A1, A2 belonging to set A। ठीक है, तो ये डेफिनेशन सिमेट्रिक रिलेशन की डेफिनेशन होती है, यानी क्वेश्चन 5th का ऑप्शन ए ठीक हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन 6 में क्या बोला हुआ है बच्चों? क्वेश्चन 6 में कह रहा है हाउ मेनी रिफ्लेक्सिव रिलेशंस आर पॉसिबल ऑन अ सेट ए जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 3। सेट ए में अगर इतने एलिमेंट्स हैं तो सेट ए के ऊपर डिफाइंड होने वाले टोटल रिफ्लेक्सिव रिलेशंस कितने होंगे, आपको यह बताना है। किसी भी सेट ए में अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इतने हैं, ठीक है, तो इस सेट के ऊपर डिफाइंड होने वाले टोटल रिलेशंस में से नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने होंगे, इसका है डायरेक्ट फॉर्मूला, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस। अब डायरेक्ट फॉर्मूला ये है 2 raised to the power n, n minus 1। ठीक है, हमारे क्वेश्चन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, तो 3 हैं। यहां पर देखिए, अब इसमें 3 को पुट करो, आपको मिल जाएगा 2 की पावर में 3 इंटू 3 माइनस 1 यानी 2 की पावर में 6। 2 की पावर 6 यानी ऑप्शन बी को चेक करिए, क्वेश्चन 6 का ऑप्शन बी ठीक हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी इसी टाइप का है, ध्यान से देखो और सोच समझ के जवाब देना। इसमें क्या बोला हुआ है बच्चों? इसमें आपसे पूछा है हाउ मैनी नॉन रिफ्लेक्सिव रिलेशंस आर पॉसिबल इन द सेट ए जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, तो 3 हैं। किसी भी सेट ए में अगर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इतने हैं तो फिर टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बनते हैं? क्लास 11th का कंसेप्ट हो गया ये तो। नंबर ऑफ रिलेशंस डिफाइंड ऑन सेट ए 2 की पावर n इंटू n। ठीक है, आपसे पूछा है नॉन रिफ्लेक्सिव रिलेशंस, तो हम अभी अभी सीख कर आए हैं किसी भी सेट ए में अगर n एलिमेंट्स हैं तो टोटल इतने रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनेंगे। तो आपके क्वेश्चन में जो चीज पूछी गई है उसके लिए आपका जवाब क्या होगा, फॉर्मूला बनेगा देखो इस तरीके से, नंबर ऑफ नॉन रिफ्लेक्सिव रिलेशन डिफाइंड ऑन सेट ए, जिसमें सेट ए के अंदर इतने एलिमेंट्स हैं, n एलिमेंट्स हैं। मैंने फॉर्मूला लिख दिया है, n की वैल्यू पुट करेंगे दैट इज 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए 3 है, तो ये बनेगा 2 की पावर 3 इंटू 3 यानी 9 माइनस 2 की पावर, ये तो हम पहले ही निकाल चुके हैं, 2 की पावर 6। ठीक है, 2 की पावर 9 यानी 512 माइनस 64। बेटा इसको सॉल्व कर लेना, क्या आएगा, जो भी आएगा वो अपने ऑप्शंस में देखकर उसे मार्क कर लेना। छोड़ दे रहा हूं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 7 का फाइनल कंक्लूडिंग आंसर नहीं बता रहा हूं, आपके लिए छोड़ दिया है मैंने, ऐसे छोड़ रहा हूं जैसे कि ये बहुत डिफिकल्ट टास्क है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला हुआ है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 8 में आपको एक रिलेशन R दिया हुआ है विच इज डिफाइंड इन द सेट S। सेट S के एलिमेंट आपको दिख रहे होंगे। रिलेशन आपको इस तरीके से दिया हुआ है 1, 1, 1, 2, 2, 2 एंड 3, 3। ये पेयर आपके रिलेशन में है। विच एलिमेंट्स ऑफ द रिलेशन बी रिमूव्ड टू मेक द रिलेशन आर एन इक्विवेलेंसी रिलेशन। आपसे पूछा हुआ है कि किस एलिमेंट को, किस ऑर्डर्ड पेयर को यहां से आप निकालोगे ताकि आपका रिलेशन इक्विवेलेंसी रिलेशन बन जाए। पहली बात ये। दूसरी बात, कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन कब होता है? जब वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो एंड ट्रांजिटिव हो। रिफ्लेक्सिव तो ये है क्योंकि सेट के जो भी एलिमेंट्स है ना वो सभी अपने साथ एसोसिएट होकर पेयर बना रहे हैं। 1, 1, 2, 2 एंड 3, 3 आपके रिलेशन में है। अब सिमेट्री की कंडीशन को ये प्यारा एलिमेंट ब्रेक कर रहा है। 1, 2 आपके रिलेशन में है तो 2, 1 ये वाला पेयर भी रिलेशन में होना चाहिए, बट ये प्रेजेंट नहीं है। तो अगर 1, 2 वाले को भी हम हटा दें तो बस गड़बड़ खत्म, यानी ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा और ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। कहने का मतलब 1, 2 वाले पेयर को हमें हटाना पड़ेगा। 1, 2 वाला पेयर ये रहा। क्वेश्चन 8 का ऑप्शन बी ठीक हो गया। ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन 9 में क्या बोला हुआ है? एन इक्विवेलेंस रिलेशन आर in the set A divides it into equivalence classes A1, A2 and A3
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A1 यूनियन A2 यूनियन A3। देखिए बेटा, अगर कोई सेट A है तो इक्विवेलेंस क्लासेस का जो कंसेप्ट है वो क्या करता है, बेसिकली सेट A के एलिमेंट्स के ना पार्टीशंस बना देता है, यानी सेट A के पार्टीशंस बना देता है। यहां पर इक्विवेलेंस क्लासेस में आपको 3 डिफरेंट पार्टीशंस दिख रही होंगी, A1 A2 एंड A3। यानी ये पूरा अगर सेट A है तो यहां पर हमें 3 पार्टीशंस बनाने हैं। जैसे मान लो ये A1 हो गया, ये आपका A2 हो गया और ये आपका A3 हो गया। ठीक है, अब जैसा कि मैंने आपको समझाया कि इक्विवेलेंस क्लासेस के कंसेप्ट में जो रिलेशन आर की डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग सेट ए के एलिमेंट्स के पार्टीशंस हो जाएंगे, यानी सेट ए के पार्टीशंस हो जाएंगे एज पर द इक्विवेलेंस क्लासेस। तो इस तरीके से यहां पर 3 इक्विवेलेंस क्लासेस के बारे में बात की गई है, तो 3 डिफरेंट हिस्सों में सेट ए डिवाइड हो जाएगा। अब अगर इन सभी का आप यूनियन लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको सेट ए ही तो मिलेगा। समझ गए? ठीक है, यानी क्वेश्चन 9th का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन लेते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 10। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 भी इसी कंसेप्ट के ऊपर है, जैसा कि आप पढ़ रहे होंगे बच्चों। क्या लिखा हुआ है, पढ़ के देखो। An equivalence relation R in set A divides it into equivalence classes A1, A2 and A3. What is the value of A1 intersection A2 intersection A3? ये रहा आपका डायग्राम, जैसा कि मैंने आपको बना के समझाया पिछले क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहां पर A1 इंटरसेक्शन A2 कर लो, या A2 इंटरसेक्शन A3 कर लो, या A3 इंटरसेक्शन A1 कर लो, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। या तीनों का भी इंटरसेक्शन ले लो, जैसे कि यहां पर आपसे पूछा हुआ है, तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, क्योंकि यहां पर आपस में ओवरलैपिंग कहीं पर नहीं है। समझे? तो इसका मतलब ऑप्शन बी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला हुआ है, ये रहा क्वेश्चन 11। यहां पर f की वैल्यू दे रखी है इस तरीके से, एंड वी हैव बीन टोल्ड दैट इट इज अ 1-1 फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम सेट A टू सेट A। सेट A के एलिमेंट्स ये रहे। ठीक है, डायग्राम बना के मैं आपको समझाऊंगा इस क्वेश्चन के लिए। सेट A के एलिमेंट्स यानी 1 2 3 4, फिर से सेट A बनेगा 1 2 3 4। यहां पर डेफिनेशन को देखिए, एलिमेंट 1 किसके साथ पेयर होगा, 2 के साथ, यानी इन दोनों का पेयरिंग होगा। फिर 2 का पेयरिंग होगा 4 के साथ, ये रहा जी। ठीक है, फिर 3 का पेयरिंग होगा 1 के साथ, ये रहा जी। ठीक है, फिर 4 का पेयरिंग होगा किसके साथ, तो यहां पर तो k के साथ बोला हुआ है। अब यहां पर आप एलिमेंट को देख लीजिए, आपके पास सिर्फ एक ही एलिमेंट तो बच गया है, तो 4 का पेयरिंग 3 के साथ होगा, यानी 4, 3 ये बिलोंग करेगा f से। क्वेश्चन में 4, k बोला हुआ है, लास्ट वाला पेयर यहां पर आप देख रहे होंगे 4, k बिलोंगिंग टू f। इन दोनों पेयर को आप कंपेयर करेंगे तो k की वैल्यू 3 आ जाएगी। ऑप्शन सी को चेक कर लो, 11th का ऑप्शन सी सही हो गया बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला हुआ है, आपको एक सेट A दिया हुआ है जिसमें 1, 3, 5 यानी 3 एलिमेंट्स हैं। आपको बताना है नंबर ऑफ 1-1 फंक्शंस डिफाइंड ऑन सेट A। फंक्शन f अगर सेट A पे डिफाइंड है तो इन टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस में से हाउ मेनी आर 1-1 फंक्शंस, आपसे यह पूछा गया है। ठीक है, सेट A में अगर n एलिमेंट्स हैं, कंसेप्ट बता रहा हूं ध्यान से सुनना। सेट A में अगर इतने एलिमेंट्स हैं तो नंबर ऑफ 1-1 फंक्शंस, डायरेक्ट फॉर्मूला है बेटा, नंबर ऑफ 1-1 फंक्शंस कितने बनेंगे, तो n फैक्टोरियल। आपके क्वेश्चन में सेट A में कितने एलिमेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो 3 हैं, तो हाउ मेनी 1-1 फंक्शंस विल बी फॉर्म्ड, 3 फैक्टोरियल यानी 6, यानी ऑप्शन डी को चेक कर लो। इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन डी सही हो गया। ठीक है बच्चों, आगे चलें, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को लेते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। इसमें क्या है बच्चों, सेट A और सेट B आपको गिवन है, देन द नंबर ऑफ फंक्शंस डिफाइंड फ्रॉम A टू B। अब इससे पहले कि आप में से कोई बच्चा ये बोले कि ये जो कंसेप्ट है नंबर ऑफ फंक्शंस का, ये तो क्लास 11th का क्वेश्चन बनता है, बिल्कुल सही बात है।
बट क्या ये क्वेश्चन क्लास 12 में पूछा जा सकता है? यस, बिल्कुल। पिछले साल 2023 के बोर्ड एग्जाम में केस स्टडी क्वेश्चन में एक क्वेश्चन दे रखा था, फर्स्ट पार्ट ऑफ केस स्टडी क्वेश्चन में दे रखा था नंबर ऑफ फंक्शंस। ठीक है, तो कंसेप्ट तो आपको आना ही चाहिए, रिवीजन हो जाएगा, ऐसे समझ लो। अब देखो यहां पर क्या है कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी सेट ए के नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर मैं m मान लूं तो इसकी वैल्यू 2 है। सेट बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर इसे मैं n मान लूं तो ये 3 है। ठीक है, तो अगर हम a से b में डिफाइंड होने वाले टोटल फंक्शंस पता करें तो नंबर ऑफ फंक्शंस फॉर्मूला बनेगा n की पावर m। ठीक है, यानी आपके क्वेश्चन के हिसाब से आपका आंसर आ जाएगा 3 की पावर में 2। n और m की वैल्यू देख लो, 3 की पावर 2 यानी 9, यानी ये रहा आपका ऑप्शन, ऑप्शन बी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन 14 इसमें क्या है बच्चों, ध्यान से देखिए। कंसिडर नॉन एम्प्टी सेट कंसिस्टिंग ऑफ चिल्ड्रन इन अ फैमिली एंड रिलेशन आर इज डिफाइंड एज ए आर बी। इसका मतलब होता है a, b बिलोंगिंग टू द रिलेशन। ठीक है, पेयर की फॉर्म में लिख दिया। इफ a इज ब्रदर ऑफ b, ठीक है, यानी अगर ये वाला पेयर रिलेशन में होगा तो वो तभी होगा जब a इज ब्रदर ऑफ b, राइट। अब यहां पर ऑप्शंस के हिसाब से आपको एनालाइज करना है कि रिलेशन आर किस टाइप का रिलेशन है, ट्रांजिटिव है या सिमेट्रिक है या कौन सा नहीं है। ठीक है, ध्यान से सुनना बेटा, मैं रियल लाइफ एग्जांपल लूंगा। मान लेते हैं राम एंड ज्योति, ये पेयर आपके रिलेशन में होगा बिकॉज राम इज ब्रदर ऑफ ज्योति, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बेटा जी क्या आप इसके बारे में बताओगे कि ये पेयर आपके रिलेशन में होगा या नहीं? अब डेफिनेशन ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन के अकॉर्डिंग तो ये होना चाहिए, बट रियल लाइफ में हमको पता है कि ये पॉसिबल नहीं है। ज्योति लड़की है तो मतलब ये तो सिस्टर हो जाएगी राम के लिए, तो कहने का मतलब ये तो पॉसिबल नहीं हुआ। यानी a, b वाला पेयर अगर रिलेशन में है तो b, a वाला पेयर रिलेशन में होना जरूरी नहीं है। दैट मीन्स आपका रिलेशन पक्का नॉन सिमेट्रिक है। अब नॉन सिमेट्रिक कहां कहां पर है चेक कर लो, ऑप्शन ए में है, यहां पर भी ऐसे ही बोला हुआ है नीदर सिमेट्रिक। ठीक है, तो बेसिकली इसका मतलब यह हुआ कि ऑप्शन ए और सी में से हमें देखना पड़ेगा कौन से वाला ठीक है। ट्रांजिटिविटी को चेक करके देखते हैं जरा। ठीक है, ध्यान से सुनना, एग्जाम्पल ले लेता हूं, ध्यान से देखना बेटा। राम कोमा लक्ष्मण, अगर ये आपके रिलेशन में है एंड लक्ष्मण कोमा भरत ये भी आपके रिलेशन में है, देख लो ये दोनों आपके रिलेशन में होने चाहिए, मतलब राम लक्ष्मण के भाई हैं, लक्ष्मण भरत के भाई हैं, तो क्या हम ये कह सकते हैं डज इट इंप्लाई कि राम भरत के भी भाई हैं? अगर ये बात सही है तो फिर ये भी आपके रिलेशन में होगा। a, b वाला पेयर रिलेशन में है, b, c वाला पेयर भी रिलेशन में है। अगर ये दोनों पेयर रिलेशन में है तो a, c वाला पेयर भी रिलेशन में होना ही चाहिए अगर रिलेशन ट्रांजिटिव है तो। समझे? तो आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि आपका रिलेशन ट्रांजिटिविटी की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, यानी ट्रांजिटिव तो है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा क्वेश्चन 14 के लिए। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिए, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 लेते हैं। So here we have question number 15. इसमें क्या बोला हुआ है? We have been given a relation R जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है, मतलब एक ही ऑर्डर्ड पेयर है 1,2 वाला। It is defined on this set A. तो ये रिलेशन किस टाइप का रिलेशन है? रिफ्लेक्सिव तो नहीं है क्योंकि 1,1 वाला पेयर, 2,2 वाला पेयर एंड 3,3 वाला पेयर यहां पर नहीं है, रिलेशन में नहीं है। तो ऑप्शन ए तो गया। 1,2 वाला पेयर है बट 2,1 वाला पेयर रिलेशन में नहीं है, यहां पर आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो सिमेट्रिक ओनली ये भी गया, ऑप्शन बी भी खत्म। ऑप्शन सी में लिखा हुआ है ट्रांजिटिव ओनली, तो ऑप्शन सी ठीक होगा। ध्यान से सुनना, ट्रांजिटिविटी की डेफिनेशन में क्या बात बोली जाती है? इफ a, b एंड
B comma C, they both are present in the relation, then we must have A comma C belonging to R. तब जाके हम बोलते हैं रिलेशन क्या है, तो ट्रांजिटिव है। मैंने यहां पर एंड को अंडरलाइन कर दिया था, क्यों? अगर ये एंड ये दोनों पेयर रिलेशन में है तो तीसरा भी होगा, तभी जाके ट्रांजिटिव बनेगा। लेकिन बेटा अगर यही पेयर है, काउंटर करने के लिए ये तो है ही नहीं, समझे? तो फिर हम इसको क्यों चेक करेंगे? यानी इन दोनों का अब्सेंस, सिर्फ एक पेयर का प्रेजेंस भी रिलेशन को क्या बना देगा, ट्रांजिटिव बना देगा। समझे? तो यहां पर ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा क्वेश्चन 15 के लिए। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 लेते हैं। क्वेश्चन 16 में क्या बोला हुआ है? आपके पास एक सेट ए गिवन है, फिर रिलेशन भी दे रखा है आपको, रिलेशन इसी सेट ए के ऊपर डिफाइंड है। देन द इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ वन। देखिए, जब आप वन का इक्विवेलेंस क्लास निकालते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है आप 1 कॉमा एक्स बिलोंगिंग टू आर निकालना चाहते हैं फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू सेट ए। यानी एक्स की वो वैल्यूज बताओ जो कि सेट ए में से आएंगी, ताकि 1 कॉमा एक्स वाला पेयर रिलेशन में हो। रिलेशन की डेफिनेशन यहां पर है, तो एक्स की वैल्यूज क्या क्या हो जाएंगी यहीं से देख लो। यानी एलिमेंट 1 किसके साथ में एसोसिएट होगा, तो उसे हम एक्स बोल रहे हैं। तो यहां पर 1 किसके साथ में एसोसिएट है, तो एक्स के साथ, मतलब एक्स की वैल्यू 1 आ गई। यहां पर 1 किसके साथ में एसोसिएट है, तो 2 के साथ, मतलब एक्स की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है, तो यहां पर जब आप इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ 1 लिखेंगे तो आपको इन्हीं वैल्यूज ऑफ एक्स का कलेक्शन तैयार करना है, मतलब सेट तैयार करना है। तो मैंने आंसर लिख दिया है बेटा, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, इसको देखकर कंफ्यूज मत होना, ये ऑर्डर्ड पेयर लिखा हुआ है, आपको सेट लिखना है। किसका? वैल्यूज ऑफ एक्स का सेट लिखना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 को लेते हैं। क्वेश्चन 17 में क्या बोला हुआ है बच्चों? फंक्शन एफ डिफाइंड करके दिया हुआ है इस तरीके से, रियल नंबर से लेकर सेट ए तक। एफ एक्स की वैल्यू ये रही और ये ऑन टू फंक्शन है, यानी इतना तो हमको पता चल गया कि इसका रेंज और कोडोमेन सेम होगा। कोडोमेन दे रखा है ए के इक्वल, यहां देख लो। ठीक है, आपसे सेट ए की वैल्यू ही पूछ रखी है, तो बेसिकली हम रेंज निकाल देंगे तब भी सेट ए मिल जाएगा। तो इसका रेंज निकालना पड़ेगा, कहने का मतलब ये हुआ। फंक्शन को ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 लिखा हुआ है ना, प्लस 2 को ब्रेक करके ऐसे लिखो 1 प्लस 1। अब ये ब्रैकेट वाला बन गया इस तरीके से, ध्यान से देखना बच्चों, समझे कि नहीं? अब बचपन का कंसेप्ट यह है कि x माइनस 1 होल स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, यह हमेशा 0 या 0 से बड़ा होगा फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रियल नंबर। तो इसमें दोनों तरफ अगर आप प्लस 1 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, समझे? दैट मीन्स इसे इसके साथ कंपेयर करो, आप समझ गए होंगे कि हम ये कहना चाहते हैं कि एफ एक्स की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी होगी फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर। यानी आपके फंक्शन का रेंज आ जाएगा क्लोज इंटरवल एट 1 कॉमा इंफिनिटी, और यही सेट ए की वैल्यू होगी। समझे? तो ऑप्शंस को देख लो, ऑप्शन बी वाला देखो बेटा, 17 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखो, मेरी बात समझे कि नहीं? ओके, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 लेते हैं बच्चों। हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर 18। क्या बोला हुआ है इसमें? सेट n के ऊपर आपका फंक्शन डिफाइन किया गया है, n का मतलब है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है बच्चों, डेफिनेशन ये रही। आपको चेक करना है कि फंक्शन f किस टाइप का फंक्शन है, सरजेक्टिव, इंजेक्टिव, बाइजेक्टिव, है ना, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। देखिए, इंजेक्टिव का मतलब हुआ 1 1 फंक्शन, सरजेक्टिव यानी ऑन टू फंक्शन, और बाइजेक्टिव फंक्शन का मतलब होता है वो फंक्शन जो कि 1 1 एंड ऑन टू बोथ नेचर को फॉलो करे। ठीक है, खैर, तो यहां पर हम चेक करते हैं जरा फंक्शन की इंजेक्टिविटी। आप यहां पर अगर कोई भी नेचुरल नंबर पुट करेंगे x1, तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा ये यूनिक रिजल्ट होगा, यानी यूनिक इनपुट पे यूनिक आउटपुट हमेशा मिल रहा होगा। ध्यान से देखिए, अगर मैं x2 पुट करूं तो ये ऐसे बनेगा। अब अगर मैं इन दोनों आउटपुट्स को इक्वेट कर दूं
यानी अगर आउटपुट्स इक्वल हैं तो इनपुट्स भी इक्वल होंगे। तो यहां से आप देख पाएंगे 2x1 प्लस 3 विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स x2 प्लस 3। सिंप्लीफाई कर लो, आपको x1 इक्वल्स x2 जरूर मिलेगा। यहां पर x1 और x2 क्या है? दे आर टू एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू द सेट n। अब बेसिकली हमने इन इनपुट्स पे आउटपुट्स को इक्वल रखा तो भी इनपुट सेम आ गए, यानी यूनिक इनपुट पे यूनिक आउटपुट वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। यानी आपका फंक्शन 1 1 तो है, 1 1 तो है, जिसे आप इंजेक्टिव भी कह सकते हैं। ठीक है, ऑन टू है या नहीं? फंक्शन डिफाइंड है n से n पर, यानी ये हो गया कोडोमेन। ठीक है, ध्यान से सुनना, आप इसमें जब n की जगह 1 पुट करोगे, फर्स्ट नेचुरल नंबर n की जगह 1 पुट करोगे तो आंसर क्या आएगा? 5 आएगा। मतलब इस फंक्शन का रेंज जब लिखना शुरू करोगे ना, रेंज, तो ये शुरू होगा 5 कॉमा, मैंने n की जगह 1 डाला था तो 5 आया, n की जगह 2 डालो तो ये 7 आएगा, n की जगह 3 डालो तो आपको 9 मिलेगा। इस तरीके से, यानी रेंज इस तरीके से बनना शुरू हो जाएगा। आप इसमें n की जगह 1 डालोगे, चेक कर लो, n की जगह 2 डालोगे, चेक कर लो, n की जगह 3 डालोगे, चेक कर लो। इस तरीके से आपको वैल्यूज मिलेंगी। जो आउटपुट मिलेगा इनपुट को पुट करने के बाद, आउटपुट्स के कलेक्शन को ही रेंज बोलते हैं। तो रेंज तो ये रहा। अब ये रेंज कोडोमेन यानी n के इक्वल नहीं है। यहां देख लो ना, कोडोमेन का मतलब n है। सो दैट मीन्स ये फंक्शन ऑन टू तो नहीं है, f इज नॉट ऑन टू, राइट, यानी सर्जेक्टिव नहीं है, ये सिर्फ इंजेक्टिव है। यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 लेते हैं। नाउ वी हैव असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन 19 में क्या बोला हुआ है? असर्शन का स्टेटमेंट पढ़ते हैं बच्चों। कंसिडर टू सेट्स x एंड y, द टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस डिफाइंड फ्रॉम x टू y इज गिवन बाय 120। अब इससे पहले कि मैं असर्शन को एक्सप्लेन करूं, जरा रीजन को भी पढ़ लेते हैं। सेट x में अगर इतने एलिमेंट हो, सेट y में अगर इतने एलिमेंट हो, देन नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस डिफाइंड फ्रॉम द सेट x टू y इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला वेयर n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू m। ठीक है, कहने का मतलब सेट y में ज्यादा एलिमेंट्स हैं एज ए कंपेयर टू सेट x, या दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। तो हमारे असर्शन के स्टेटमेंट में जो कंडीशन है वो यही कंडीशन है। इसमें कितने एलिमेंट हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो 4 हैं। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? चेक करो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो 5 हैं। और आपका फंक्शन डिफाइंड है x टू y में, तो बाद वाले सेट में ज्यादा एलिमेंट्स हैं एज कंपेयर टू फर्स्ट सेट, या दोनों में इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी हो सकते थे। इन दैट केस हम ये फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। तो बेसिकली असर्शन वाले स्टेटमेंट को हम एक्सप्लेन करने के लिए रीजन की हेल्प ले सकते हैं। एज ऑफ नाउ रीजन बिल्कुल सही है। असर्शन को देख लेते हैं जरा। अब इस फॉर्मूले को यूज करके हम असर्शन वाले स्टेटमेंट को भी एक्सप्लेन कर लेंगे। तो हमें मिलेगा 5p4, npr का फॉर्मूला लगेगा, यानी n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। बेटा सॉल्व कर लो, 5 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल, क्लास 11th की चीजें हैं ये, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन वाले चैप्टर में आपने पढ़ा हुआ है। न्यूमरेटर में 5 फैक्टोरियल यानी 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और ये 1 फैक्टोरियल तो 1 ही रह जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको 120 ही मिलेगा। और यही तो असर्शन में लिख के इसने बता रखा है, यानी असर्शन का स्टेटमेंट भी सही है। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 19 के लिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 लेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। यह रहा क्वेश्चन नंबर 20। क्या बोला हुआ है? असर्शन के स्टेटमेंट में एक फंक्शन f के बारे में बात की गई है। यह रहा फंक्शन f, एरो डायग्राम की हेल्प से फंक्शन को दिखाया गया है, और बोल रहा है कि यह फंक्शन 1 1 फंक्शन है। सबसे पहले इसी को देख लेते हैं, असर्शन को ही, रीजन को बाद में पढ़ लेंगे। इस एलिमेंट को देखना, इस इनपुट पर, यानी अगर इनपुट है x2 तो आउटपुट है y2 के इक्वल। ध्यान से देखिए,
सिमिलरली अगर इनपुट x3 हो जाए तो भी आउटपुट है y2, यानी आउटपुट तो सेम है बट इनपुट्स डिफरेंट हैं, समझे? तो इसका मतलब यह हुआ कि फंक्शन f11 फंक्शन नहीं है, जबकि असर्शन में बोला हुआ है कि यह फंक्शन 11 फंक्शन है, यानी यह स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। ठीक है, असर्शन फॉल्स हो गया तो रीजन पक्का ट्रू होगा, यानी ऑप्शन डी सही होगा। बट जरा रीजन को भी पढ़ लेते हैं, रीजन में क्या बोला हुआ है। अ फंक्शन f डिफाइंड फ्रॉम a to b is 1 if output at alpha and output at beta are equal, implies that inputs alpha and beta are also equal for all alpha and beta belonging to set A। अब यही बात तो मैं अभी कह रहा था कि अगर आउटपुट्स सेम है तो इनपुट्स भी सेम होने चाहिए, बट यहां पर आउटपुट्स सेम है बट इनपुट्स x2 एंड x3 डिफरेंट थे असर्शन वाले स्टेटमेंट में। सो दैट मींस यहां पर रीजन का स्टेटमेंट तो सही है बट असर्शन का स्टेटमेंट फॉल्स है, जैसा कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि यहां पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, विद दैट आई वुड लाइक टू वाइंड अप द क्लास फॉर नाउ, बट बिफोर दैट हिट द लाइक बटन ऑफ दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल ऑफ योर क्लासमेट्स। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि हर वीडियो की अपडेट आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बी गुड, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।